आपका ट्रिप कैसा रहा यूएसए का और ये बाकी तमाम जो ट्रिप है ईबी2 के हाँ, सिलसिले में और भी कोई वीजा आपने एक्सप्लोर किया हो? EB2 काफी जोरों पे चल रहा है और प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं। स्टूडेंट वीजा भी हम कर रहे होते हैं। आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, वीज़ा ग्रांट हो जाता है, उसके बाद जो लैंडिंग का प्रोसेस है, लैंडिंग के प्रोसेस के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। जर्मनी के जैसे आपने बताया कि पॉइंट वाइज होंगे, तो मिनिमम कितने पॉइंट्स पे जो है क्लाइंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स होने चाहिए? हेलो एवरीवन, दिस इज अबू बकर आदिल फ्रॉम सुपीरियर कंसल्टिंग प्रेजेंटिंग यू अनदर लाइव स्ट्रीम। आज हम डिस्कस करने वाले मुख्तलिफ इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। और एक बेहतरीन मौका है कि जब मिस्टर आदिल इस्माइल ट्रैवल कर रहे हैं यूएस से अपने फर्दर सेमिनार्स के लिए मिडल ईस्ट के अंदर, तो हमने सोचा कि उनको लाइव लिया जाए इस वक्त एयरपोर्ट से। और हमारे पास हमारे कराची ऑफिस के भी टीम मेंबर्स कुछ मौजूद हैं, तो आज एक चिट चैट करेंगे आपस में, सब लोग मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे ये सारी डिस्कशन। कुछ वीज़ास पे भी बात होगी, कुछ प्रोग्राम्स पे भी बात होगी, और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो आप लोगों के सवाल होते हैं उनको भी कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एंड वेलकम करूंगा तमाम ही हमारे जो गेस्ट हैं, स्पेशली सर आदिल को, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। एक बार फिर ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन हमें ज्वाइन किया वहां से। अबू बकर एंड हाउ आर यू ऑल गाइस? हाउस गोइंग? कैसा चल रहा है आप लोगों का? हाउ आर यू सर? आई एम गुड सर, थैंक यू वेरी मच अदनान साहब। मैं इत्तेफाक से ऑडियंस को खिला देता हूँ। अदनान साहब इज आवर सीनियर मैनेजर, केस प्रोसेसिंग के अंदर है, और जो देखने आने वाले हैं उनको पता चलेगा। और अब्दाल साहब है सीनियर मोस्ट काउंसलर इन आवर कंपनी फ्रॉम कराची ऑफिस। मरियम केस प्रोसेसिंग ऑफिसर है, हेड भी कर रही है सीआरओ को। और उसके साथ साथ हमारे पास अफीरा भी हैं, जो जो सीआरओ है, वो भी सीनियर है इस वक्त। और बाकी स्टाफ जो है उनको सपोर्ट भी कर रहा होता है। तो दीज आर द मेन है। तो आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? ऑल गुड है? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जी जी, बस सही है। सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आपका ट्रिप कैसा रहा यूएसए का और ये बाकी तमाम जो ट्रिप है ईबी2 के हाँ सिलसिले में और भी कोई वीजा आपने एक्सप्लोर किया हो? जी जी, असल में लॉन्ग अवेटेड था काफ़ी अरसे से। कोविड भी बीच में आ गया था तो ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी। सो आई थॉट के इट इज़ अ हाई टाइम फॉर अस टू विजिट हेयर। चूँकि EB2 काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है और प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं, स्टूडेंट वीज़ा भी हम कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा टाइम था, अच्छा स्पेंड किया। काफ़ी जो बिजनेस गोल्स थे वो हमने अचीव कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी एक ज़बरदस्त ट्रिप था। अब ख़ुताम पज़ीर है, मिडल ईस्ट की तरफ वापसी है, फिर उसके बाद कराची ऑफिस होंगे और इसी तरीके से फिर चीज़ें चलते रहती हैं। आपने अच्छा सवाल किया कि ना क्या हमने एक्सप्लोर तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम कराची ऑफिस से भी और पाकिस्तान ऑफिस से भी कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ के यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स के लिए जो खास तौर पर हम बात करेंगे, प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी सारे वीज़ाज़ हैं। और वो उनमें से O1 वीज़ा, H1B वीज़ा है, और EB2 NIW तो ऑब्वियसली नोटवर्दी है लोगों के लिए, क्योंकि जॉब ऑफर रिक्वायर नहीं है और लेबर सर्टिफिकेशन रिक्वायर नहीं है। तो इसलिए जो है ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, लोगों को डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। जो O1 वीज़ा है काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो O1 वीज़ा के बारे में मैं बता दूंगा कि ना ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑल्दो कि ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। और उसमें दो कैटेगरीज हैं, O1A और O1B। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाले जो लोग हैं, खासतौर पर एजुकेशन, साइंस, बिजनेस फुल और फुल ब्राइट। एथलेटिक्स जो होता है, तो उसके अंदर जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। O1B वीज़ा जो है वो बेसिकली टारगेट करता है एक्सेप्शनल एबिलिटी और एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स, जो आपकी टीवी और मीडिया इंडस्ट्री है, जो मोशन पिक्चर्स है उसकी जो इंडस्ट्री है, उन लोगों के लिए। अगेन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, 3 इयर्स का मिलता है। और ये कन्वर्जन तो नहीं हो सकता डायरेक्टली, इसका कोई डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं है। आपका एक्सटेंशन हो जाता है 1 साल का। ये ज़रूर उस तरह से कन्वर्ट हो सकता है कि अगर आप यूएस के अंदर मौजूद हैं तो फिर आप EB1A जो है वीज़ा, जो कि ऑब्वियसली से ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें आपको डायरेक्टली ग्रीन कार्ड आपको मिल जाता जी है। जी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है O1 के लिए। H1B वीज़ा अच्छा है, हम चूँकि ज़्यादा इसलिए नहीं करते कि इसमें एम्प्लॉयर की ज़रूरत है और फिर उसके अंदर बैलेटिंग भी है। तो इसलिए जो है H1B वीज़ा जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है, बट हम फिलहाल अभी इसको जो है वो नहीं कर रहे सर मुझे एक जी सर। सवाल करना था। हैं। जी मरियम। जैसे विजिट वीजा के लिए कुछ लोग अप्लाई करते हैं यूएसए के लिए, तो राइट। बोलते हैं कि इंटरव्यू में क्या सवालात होंगे ऐसे स्पेसिफिक, तो वो हमें बताए जाएं, तो वो हम कैसे गाइड कर सकते हैं क्लाइंट को? वेल बड़ा एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है, लोगों ने बड़ा हवा बनाया हुआ है कि यूएस, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ी कंट्री भी है और लीडर्स है और सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली एक यूएस का एक प्रेशर होता है। लोग जब 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 इंटरव्यू कॉल होता है तो वो एक मेंटली तौर पर बड़ा एक प्रेशर भी ले लेते हैं। पता नहीं हमसे क्या पूछेंगे और नैप के सवालात हो जाएंगे कि ये पैसे कहाँ से कमाए और कहाँ से लेके आए। तो ये इस तरह से नहीं होता। पहले तो ये बात को क्लैरिफाई कर लें। बड़ा आसान इंटरव्यू है, दुनिया का आसान तरीन मैं कहता हूँ
कि इंटरव्यू होता है यूएस का, और जनरल जो सवाल होते हैं जो आप विंडो पे जाते हैं, खासतौर पर कराची आइट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो सवाल होता है कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, राइट। तो वो आपने बताना होता है कि भाई मैं या तो फैमिली के साथ को विजिट करने जा रहा हूँ, या आप बताते हैं कि मैं टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहा हूँ। तो क्लियर कट आपका आंसर होना चाहिए, बहुत लंबी तमहीद बांधना और कुछ मतलब, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 3 to 6 मिनट्स होते हैं मैक्सिमम। कोई किसी का अगर हाँ कोई मॉक अगर हो जाए तो वो रेयर केस के अंदर होता है, अदरवाइज 3 to 6 मिनट्स से ज्यादा का कोई इंटरव्यू नहीं होता है जो मैंने देखा है उसके अंदर। तो उसके अंदर जो मेन सवाल मैंने आपको बताया कि आपका पर्पस पूछा जाएगा, और उसके बाद आपसे जो है वो आपके बारे में पूछ सकते हैं, या ये सवाल भी हो सकता है कि आपने इससे पहले कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। तो आपको आपने बताना है अगर आपने ट्रैवल किया है आपने कहीं कहीं जगह पर, क्योंकि जानना चाहते हैं कि अगर आप टूरिज्म पे खासतौर पर बात करें तो सबसे पहला सवाल फिर उसके बाद ये होता है कि आपने इससे पहले कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, और फिर उसके बाद आपके बारे में क्या करते हैं आप, और फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी कितनी है, और अगर कोई ऑनर है एंटरप्रेन्योर है तो आप कब से कायम है कंपनी और कितने लोग काम करते हैं। सो दीज द बेसिक क्वेश्चंस जो बहुत आसानी के साथ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आपकी इंटरव्यू से एक दिन पहले 2 दिन पहले जो इनकी अपनी टीम होती है जो जो इवेल्युएट करती है, जो ड्यू डिलिजेंस करती है, वो सब कुछ आपको देखकर बैठी हुई होती है, और वो अपने रिमार्क्स आगे पास ऑन कर देती है केस ऑफिसर्स को, जिस तरह से हम कहते हैं कि FBI हो गई है। तो अगर आपके सोशल नेटवर्क के ऊपर भी अगर आपने कोई खुदा न खासा नेगेटिव रिमार्क्स कभी यूएस के बारे में या किसी और अपने थॉट्स आपने जो है ना वो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट आपने बताए हुए चीज़ें की हुई, तो वो भी आइडेंटिफाई हो सकता है। प्लस मैं अक्सर बताता भी रहता हूँ कि विजिटर वीज़ा पर जब लोग बड़ी कंट्रीज में अप्लाई करते हैं तो अपने सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अपने सोशल नेटवर्क जो हैंडल्स हैं उस पर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रखा करें। खासतौर पर पिछले 1 आध साल के अंदर अगर आप करें तो ये एक तरतीब होती है अच्छी कंट्रीज पे वीज़ा हासिल करने के लिए, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूएस के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप देंगे क्या, बैंक स्टेटमेंट में बना दूंगा, मैं किसी के लगा दूंगा, ये कोई बात नहीं होती है। डॉक्यूमेंट्स बेस्ड नहीं है, ये इंटरव्यू बेस्ड है। ये जो चीज़ें मैंने सवाल की, बाकी जो सवाल जो डेवलप होंगे वो एज पर दी आपकी कन्वर्जेशन और आपकी प्रोफाइल जो कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस की होगी। तो कुछ मॉक भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं सवाल। अगर आपने वो सवाल से सवाल नहीं कर सकता है कि यहाँ जॉब करते हैं क्यों की, कहाँ की, क्यों छोड़ा, समथिंग लाइक दिस, ना, तो वो वहाँ से बन सकते हैं। अदरवाइज जो तरतीब है वो इन्हीं 4-5 सवाल के ऊपर डिसाइड हो जाता है कि देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। प्लस मेरी एक रिकमेंडेशन ज़रूर होती है, खासतौर पर कराची आइट के अंदर अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो यूएस का खासतौर पर विजिटर वीज़ा का ख्याल करें, सिंगल अप्लाई ना करें। ये वो जो है ना बिल्कुल रिवर्स एडवाइस है, जिस तरह से हम कनाडा में कहते हैं भाई सिंगल जो है वो अप्लाई करना चाहिए। यूएस के अंदर यूएस कहता है कि भाई फैमिली को लेके जाएगा तो भागेगा कहीं नहीं, उसका इंटेंशन नजर आता है घूमने फिरने का, तो उसको पकड़ना भी आसान होता है। तो इसलिए ये एडवाइस होती है कि फैमिली के साथ अप्लाई किया करें। राइट, आई थॉट कि मैंने सारा कवर कर दिया होगा। बिल्कुल सर। जी आज से एक सवाल और, जी सर। ईबी2 के अंदर थिन लाइन है एडवांस डिग्री और एंटरप्रेन्योर, जी क्या ऐसा है कि कोई एंटरप्रेन्योर को ज्यादा एज हासिल है? क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो मैंने अभी आपको कांटेक्ट पे करवाया सेकंड मीटिंग के लिए, जी जी। तो इस पे जरा रोशनी डालिए प्लीज कि क्या। सर बड़ा अच्छा सवाल आपने रेज किया है, क्योंकि हमने ये कभी एक टॉपिक में कवर भी किया मैंने किसी जगह पर, और वो उसमें मैंने ये बात कही थी कि ना ये जो एक मिथ भी आप कह सकते हैं या एक तासुर आपको कह सकते हैं कि ईबी2 जो है वो सिर्फ वर्क करता है प्रोफेशनल्स के लिए, जिसके पास एडवांस डिग्री है और या एक्सेप्शनल एबिलिटी है, उनके लिए करता है 5 years प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है, ये इक्वली बेनिफिशियल है फॉर दोज हु आर इन एंटरप्रेन्योरशिप, और जो इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास बहुत अच्छा आइडिया है, स्टार्टअप जिसको कहते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज हैं, जिसके आइडिया के अंदर वायबिलिटी है और स्केलेबिलिटी नजर आती है, तो ये उतना ही मौसर है फॉर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये तरगीब भी देने चाहिए, हमें बताना भी चाहिए कि एज भी हासिल है, क्योंकि प्रोफेशनल तो अपने प्रोफेशनल स्किल्स लेके आता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने स्किल के साथ साथ, तजुर्बे के साथ साथ पैसा भी लेके आ सकता है। और ऐसा, और अगर वो पैसा फॉर एग्जाम्पल ना भी ला रहा हो बहुत ज़्यादा, तो वो ऐसा आइडिया लेके आ रहा है जो कि यूएस के लिए बेनिफिशियल है, और वो जॉब क्रिएट करेगा। तो जॉब क्रिएशन वाले जो मामला थे, ये जॉब क्रिएट करने वाला जो बंदा है वो ज़्यादा अहमियत रखता है। तो इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए, अभी तक भी थोड़ा सा लोग इसकी तरफ डाइवर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि आगाही फराहम करना बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टार्टअप वाले हैं, आइडियाज़ हैं, और ऑब्वियसली हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि किस आइडिया पे काम करें आप,
और किस बिजनेस के ऊपर जाना चाहिए, कौन सा जो है वो सब्सटेंशियल मेरिट पे पूरा उतरेगा, नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो के साथ अलाइन होगा, तो वो हम उनको बता सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर्स को करना चाहिए। ऑलराइट सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सर, बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेटिव सेशन आपने अभी हमारा चल रहा है, और आपने जो न्यू कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी और इंटरव्यूज के हवाले से इंफॉर्मेशन दी। तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्वेश्चन यूजुअली क्लाइंट जो है वो करते हैं कि वीज़ा ग्रांट हो जाता है, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, वीज़ा ग्रांट हो जाता है, उसके बाद जो लैंडिंग का प्रोसेस है, लैंडिंग का प्रोसेस के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जब आप लैंड करते हैं एक नई जगह पे, तो क्या इंटरव्यू होता है वहाँ पर, क्या हर्डल्स आते हैं, क्या किस तरह का स्मूथ प्रोसेस होता है, और क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस हो सकती हैं। तो उसके बारे में थोड़ा-सा हमें और फर्दर गाइड कीजिएगा कि क्या उसमें मामला अच्छा, होते हैं। हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। हाँ, कई लोग कर सकते हैं इसको और करते भी होंगे ऑब्वियसली, आई एम श्योर। एक तो ये है कि 2 तरीके कार है। एक तो ये है कि आप टूरिस्ट के ऊपर आ रहे हैं, टूरिज़्म के ऊपर आ रहे हैं, विज़िटर वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, और एक आप हैं कि ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन है या कोई और जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, तो वो एक अलग है चीज़ है। मैं एक-एक करके आपको उसके ऊपर थोड़ा-सा अपना जो है ना वो दे देता हूँ राय। एक तो ये है कि जब आप टूरिज़्म के ऊपर या विज़िटर वीज़ा के ऊपर जब आप आ रहे होते हैं, तो कई जगह पर आपको जो है वो बहुत आसानी के साथ गुज़र जाता है, और कोई बहुत ज़्यादा सवालात नहीं होते एज़ सच। डिपेंडिंग अपॉन योर आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका चीज़ें क्या हैं, आपका बिहेवियर क्या है, बहुत ज़्यादा टेंस होके आ रहे हैं और इधर-उधर देख रहे हैं और चीज़ें जो है ना, तो वो ऑब्वियसली कॉन्शियस बंदा जो है ना वो नज़र आ जाता है कि क्या किस जी, तरीके से है। तो ये चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंटली आपको जाएँ, जो सवाल आता है तो, क्योंकि मेन सवाल जो होता है वो सेम वही होता है ऑलमोस्ट, जो आपका वीज़ा ऑफिसर कर रहा होता है, जो आपका जो इंटरव्यूअर कर रहा होता है। तो वही ऑलमोस्ट सवाल जो होता है कि ना किस पर्पज़ के लिए आए, राइट। और आप कहाँ रुकेंगे, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि कहाँ है, और उसके लिए आपको एविडेंस तैयार रखना चाहिए। कई जगह पर आपसे नहीं पूछेंगे, आप पूछा आपसे, कई जगह आप कहेंगे दिखाएं, शो करें कि कहाँ रह रहे हैं, टिकट्स, होटल बुकिंग। रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग आपको कहने, रिटर्न टिकट्स हो गया, अकोमोडेशन आपकी कहाँ पर है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या देखेंगे, कई जगह पर अगर वो एलिब्रेट करना चाहे तो वो पूछ सकता है कि ना अच्छा ठीक है, उनको जांचने के लिए कहीं अगर जब उनको शक हो जाता है, जहाँ जहाँ उनको थोड़ा सा लगता है, तो वो ये पूछ सकते हैं कि ना यूएस में फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा और इतने इतने दिन के बाद वापस चले जाऊंगा, तो वो ये पूछ सकता है कि आप न्यूयॉर्क में क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है ना। तो वो एक्टिविटीज़ के बारे में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बता देता हूँ कि भाई बहुत से लोग नहीं तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैडम तुसौड्स में जाना है तो आप बताएंगे कि भाई वैक्स के कल स्कल्पचर है और वहाँ पर मैं जाऊँगा और वो सारी चीज़ें देखूंगा जो हॉलीवुड्स की और चीज़ें हैं। तो इसके अलावा ब्रुकलिन ब्रिज है, इसके अलावा जो है वो लिबर्टी आइलैंड है और एलिस आइलैंड है। बहुत सारी चीज़ें आप जो है ना वो बता सकते हो। लोगों को तैयारी करके जाना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हुई है, तो वो उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। वेयरएज़ ग्रीन कार्ड या नॉन इमिग्रेंट पे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको टफ टाइम मिल सकता है, बिकॉज जिस पर्पज़ के लिए आए हैं, जिस चीज़ों के लिए आप आए हैं, तो वो डिफाइन करना ज़रूरी होता है कि आए, क्योंकि वो आपके वीज़ा पे नज़र आ रहा होगा कि आप EB2 के हैं, E2 के हैं। तो वही एग्जैक्टली। जो चीज़ें आपने जो की हैं, क्योंकि E2 में तो आपको बिजनेस प्लान देना पड़ा प्रॉपर, जी हाँ। राइट। तो बिजनेस प्लान के बारे में आपको पता ही नहीं है, आपके सर से गुजर गया और आपने उसको ना पढ़ा है ना बताया, तो आपसे पूछना आप क्या करेंगे, उसके पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो जस्ट जो है ना वो क्रॉस चेक कर रहा है आपसे। ऑथेंटिकेट। तो वो आपसे आपको, हाँ, तो उसको वो पूछेगा कि भाई आपने ठीक है, आपने कहा था मैं रेस्टोरेंट में खोलूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो आप आपसे पूछ रहे हैं खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे, क्या तैयारी की है, क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या तरतीब होगी उसकी, कितना पैसा लगा दिया, समथिंग लाइक दिस। तो अगर वो आप नहीं IMI करेंगे और नहीं डिफाइन कर सकेंगे तो वहाँ पर आपकी पकड़ाई हो सकती है। तो मेनली जो आपका जो टूरिज्म के अलावा अगर कोई होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वीज़ाज हैं उससे रिलेटेड सवाल ज़्यादा होते हैं, और फिर अगेन सवाल कहाँ रहेंगे, क्या एग्जैक्टली। अरेंजमेंट है, तो ये ज़्यादा है, क्योंकि आपकी ऑथेंटिसिटी को जो है ना वो उन्होंने जज करना होता है। तो दिस उसमें इतना ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई ऐसा इम्तहान नहीं, कोई टेस्ट नहीं है जिसमें जो है ना लोग परेशान होना चाहिए। और ऑब्वियसली जब आप अपने अप्लाई कर रहे हो, किसी कंसल्टेंट और एक्सपर्ट से अप्लाई कर रहे हैं, तो उनसे रब्ता रखें, उनसे पूछें जाने से पहले कि क्या क्या बातचीत हो सकती है, तो हम उनको फिर गाइड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। परफेक्ट, काफी अच्छी डिस्कशन हमारी चल रही है, क्योंकि हम यूएस के इमिग्रेशन मामला को तो फोकस कर ही रहे हैं रिसेंटली, बट जाहिर है जो है वो हमारी ऑडियंस जानती है कि सुपीरियर कंसल्टिंग का एक बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो इस वक्त अगर कोई और ऑप्शंस की तरफ हम देखें, खासतौर पे आजकल सुनने में आ रही है जर्मनी का जो एक नया वीजा है,
मैं चाहूंगा उसके ऊपर भी थोड़ी सी आप लाइट शेड कर दें, एग्जैक्टली क्या वीजा है, किसके लिए, कौन अप्लाई कर सकता है, तो थोड़ा सा वो भी मैं चाहूंगा कि आप कवर कर दें, क्योंकि लोगों के पास अब ऑप्शंस वो देखना चाहते हैं कि होने चाहिए बास्केट के अंदर, पाकिस्तान से बाहर मूव करने के लिए या मिडिल ईस्ट से मूव करने के लिए। तो ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जो है वो रोशन डालें। हाँ, जर्मनी ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्री है और काफ़ी हाईटेक है और ख़ासतौर पे इंजीनियर्स और आईटी के लिए तो काफ़ी मशहूर है और फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन वाली सिचुएशन है वो वहाँ पर भी आपको मिल जाती है। एक हर्डल ज़रूर रहता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज काफ़ी आपको ट्रबल करती है। इतनी आसान नहीं है जर्मन लैंग्वेज सीखना। तो जर्मनी जो है वो अपनी जगह पर बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है और जब से ये बड़ा लॉन्ग अवेटेड जो है ना ये प्रोग्राम है, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड 1 डेढ़ साल पहले से अनाउंसमेंट हो गई थी और ये करते-करते अब जून में ये स्टार्ट हो गया है। तो लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर भी जो है ना वो गौर करें और अप्लाई करें क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है फॉर स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड सबके लिए। स्किल से मुराद ये है क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपको पिक किया जाएगा। आपके पास मिनिमम भी 14 ईयर्स की क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, अगर 14 ईयर्स की क्वालिफिकेशन वो भी रिकॉग्नाइज राइट, राइट, तो अपनी टेरिटरी के अंदर आपकी रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। लैंग्वेज असेसमेंट भी आपको B2 लेवल चाहिए। फिर आपको ओके, एक फंड्स की रिक्वायरमेंट है $12,324 यूरोस के करीब जो कि ब्लॉक अकाउंट में जाएगा, जो कि जो जर्मनी के स्टूडेंट वीजास को समझते हैं तो उनको पता होगा किस तरह से जो है ना और इसके ऊपर बात हो रही है। तो ये एक जो सीधा रिक्वायरमेंट्स हैं तो अगर कोई भी फुलफिल कर सकता है तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड का मतलब है कि ये वही है जो जर्मनी का पहले से चला आ रहा जॉब सर्च वीजा है। राइट, ये एक्सटेंशन है उसकी क्योंकि इसमें आपको 6 मंथ मजीद मिल रहा है, 1 साल का डायरेक्टली मिल रहा है। और दूसरा ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे और तीसरा ये है कि आपको जब जॉब मिल जाएगी तो आप एक्सटेंशन जो है वो कर सकते हैं और अगले 5 साल 7 साल के बाद जो है वो आप सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकेंगे। तो ये एक या अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो समझना चाहता है, जो अप्लाई करना चाहता है, जो जिसके कहीं और जगह पर जो है वो बात नहीं बन पा रही है। कनाडा में अभी वो वेटिंग लाइन के ऊपर है या नहीं सिलेक्शन हो रहा, EB2 के अंदर रिजेक्शन हो गया है या नहीं हो रहा, बाहर जाना चाहता है, ख्वाहिशमंद है, ऑब्वियसली बाय चॉइस है, बाय या फोर्स तो नहीं है। लेकिन जो अगर जाना चाहता है तो जर्मनी इस वक्त अच्छा एक डेस्टिनेशन है, लोगों को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं ताकि हम उनको गाइड कर सकें और एक बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर आप यूरोप के जो है वो दरवाजे पर पहुंच सकते हैं और वहां से अपना एक गेटवे बनाकर मजीद आगे की तरफ जा भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मेरे ख्याल है कि अपॉर्चुनिटी इसलिए भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि इसमें आपको 1 साल के बाद ही परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने का ऑप्शन है और फिर जिस तरह आपने कहा कि 5-6 साल बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज पहले की वीजाज में इनके यहाँ नहीं थी, अब ये है अंडर द न्यू रूल और जो उनके लेजिस्लेशन पास हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है और खासतौर पर आईटी वालों के लिए, क्योंकि वेजेस बहुत अच्छी हैं, अच्छी कमाई हो जाती है, अच्छी अर्निंग हो जाती है। या आप उसको लॉन्च पैड बना के आगे की तरफ कनाडा, यूएस की तरफ भी मूव कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोजर मिल जाएगा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल जाएगा और फिर बाहर या की कंट्रीज आपको जो है वो हाथों हाथ लेती हैं। बिल्कुल ऐसे है। राइट, जर्मनी के जैसे आपने बताया कि पॉइंट वाइज होंगे तो मिनिमम कितने पॉइंट्स पे जो है क्लाइंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स होने चाहिए? देखिए एलिजिबिलिटी तो 6 पॉइंट्स की है। एलिजिबिलिटी जो है वो 6 पॉइंट्स की है, उसी के ऊपर अप्लाई करना है जिसमें एज, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है और सिर्फ ये है कि एज फैक्टर है और एज फैक्टर को जो है वो हम लोग से खास रखते हुए लोगों को अप्लाई करना है क्योंकि ये ऐसा नहीं है EB2 की तरह कि आपको मतलब कोई एज लिमिट नहीं है। तो एज की जो है वो इसमें जो है ना थोड़ी सी है आपके एक बाइंडिंग है। तो अच्छी जी अपॉर्चुनिटी, अच्छी कंट्री है, ग्रैब करना चाहिए। यस परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और मेरा ख्याल है कि अब आपको प्रोसीड करना चाहिए अब अपने आप नाश्ता कीजिए। डेट की तरफ, एंजॉय कीजिए अपनी फ्लाइट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दुबई ऑफिस वेरी सून। एंड कराची ऑफिस की जो टीम है उन सबका भी जो है वो शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप जी सबने जी जी, अपना कराची ऑफिस आई एम कमिंग बैक, तो तैयार हो इंशाल्लाह जाइए हैव अ इंशाल्लाह। सेफ जर्नी सर। जी जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका एक पार्टी भी ड्यू है, एक पिकनिक भी ड्यू है मरियम की, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। सर सब चीज इंशाल्लाह रेडी है, इंशाल्लाह आपका वेट है बस। सही बात है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा जी, और यस फिर इंशाल्लाह जो है ना वो हाफिज। करते हैं मुलाकात। थैंक यू वेरी मच, सेफ ट्रेवल्स। थैंक यू। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, विजिटर वीजा इधर इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इवन दिस न्यू जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, तो आप सुपीरियर कंसल्टिंग के माहिरीन से रब्ता कर सकते हैं। पिछले 20 सालों से हम लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, 16,000 से ज़ायद हम लोगों को प्रोसेस कर चुके हैं इस वक्त तक और एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल था, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए सुपीरियर कंसल्टिंग की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज अबू बकर आदिल साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।